नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अलमीरा से झांकती किताब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलमीरा से झांकती किताब पुस्तकों की श्रृंखला है जिसमें विभिन्न पुस्तकों के बारे में, साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो किस प्रकार हमारे जीवन को न सिर्फ प्रभावित करते हैं अपितु एक नए व्यक्तित्व के निर्माण में भी योगदान देते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम उपस्थित हुए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की मूल संवेदना के बारे में और साथ ही साथ इस पुस्तक से क्या सीखा जा सकता है आज के समय में। एक बांग्ला भाषी उपन्यासकार की रचना यह परिणीता है जिसके लेखक है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। यह एक किशोरी के माध्यम से भारतीय नारी की गरिमा और स्वाभिमान को भी प्रस्तुत करने वाली एक प्रेम कथा के रूप में दर्शाया गया है। तो यह प्रेम कथा जो है वह बंगाल कलकत्ता में है, मतलब वहाँ की परिस्थिति में घटित हुई है और उसको कैसे एक साहित्यिक धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं शरतचंद्र जी, उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और इसकी मूल संवेदना को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक किशोरी जिसका नाम ललिता है और किशोर जिसका नाम शेखर है जो पेशे से वकील है, कैसे उन दोनों के बीच प्रेम होता है और प्रेम कैसे आगे बढ़कर अंततः परिणति को प्राप्त करता है और किशोरी ललिता परिणीता भी बनती है। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। आमतौर पर प्रेम कहानियों का जो सफ़र होता है, उनकी जो कहानी होती है वह आसान तो नहीं होती है, लेकिन कई जो प्रेम कहानियाँ हैं वो अंततः जिसको शादी के रूप में कहते हैं परिणत नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे उन संघर्षों से बढ़ते हुए कहानी आगे बढ़ती है हम जानेंगे इसकी मूल संवेदना के बारे में। आपको बताता चलूँ, यह फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन से प्रकाशित है और इसका हिंदी अनुवाद किया है M.I. राजस्वी जी ने। तो आइए पढ़ते हैं। ललिता की मानसिक पीड़ा और अंतर्वेदना ही अंततः समाज के सम्मुख परिवर्तित होकर उसके प्रखर प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हुई। परिणीता एक प्रेम कथा। दो शब्द। परिणीता शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों में एक श्रेष्ठ उपन्यास माना गया है। इसमें किशोरी ललिता के प्रेम की अभिव्यक्ति को संपूर्ण भारतीय नारी की गरिमा और स्वाभिमान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अलहर प्रेम की परिणति किस प्रकार प्रेम का प्रखर रूप ले लेती है, शरतचंद्र ने इसे परिणीता में प्रस्तुत किया है। शेखर और ललिता का किशोरमय संग कब प्रेम में परिणत हो गया यह उन दोनों में से किसी को भी पता न चला। एक दिन खेल खेल में अनायास ही ललिता ने शेखर के गले पुष्पमाला क्या डाल दी, वह जैसे उसके लिए वरमाला बन गई। दोनों ने हृदय से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ललिता ने माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह शेखर के पड़ोस में रहने वाले अपने मामा गुरुचरण बाबू के पास रहती थी। गुरुचरण बाबू का परिवार बड़ा और आय कम होने के कारण जीवन अत्यंत अभावग्रस्त हो गया था। यानी इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं, तो मैं इसे पढ़ता चल रहा हूँ और कुछ कुछ बिंदुओं पर रोकर आपसे बातचीत भी करेंगे रोक कर। तो दूसरी ओर शेखर के पिता नवीन चंद्र अत्यंत रूढ़िवादी और लालची प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति थे। शेखर ललिता को अपनी पत्नी तो मान चुका था, लेकिन अपने पिता की प्रवृत्ति के कारण इस संबंध को प्रकट करने से घबराता था। तो ये अंतिम कहानी है। शुरुआत में भी उनमें कैसे प्रेम आगे बढ़ता है, कैसे उनमें एक नया आकार लेता है, कैसे झगड़े भी होते हैं, बातचीत भी बंद होती है, इन सब को हम देखेंगे इस उपन्यास में। इस कारण जब उसे ज्ञात हुआ कि ललिता का विवाह गिरीन्द्र के साथ हो रहा है तो मन ही मन वह एक बहुत व्याकुल हुआ, लेकिन पिता के भय से कुछ भी न कर सका। एक दिन जब शेखर की ललिता से भेंट हुई तो वह भड़क उठा। वह ललिता और उसके परिवार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगा, यानी जब उसकी शादी नहीं हो पाती है। तो इसी कारण जब उसे ज्ञात हुआ, एक दिन जब शेखर की ललिता से भेंट हुई, अपनी पीड़ा वेदना को स्वाभिमान और नारी मर्यादा के आवरण में किस प्रकार छुपाया, इसका शरतचंद्र ने परिणीता में इस प्रकार वर्णन किया है, यानी ललिता ने। शेखर सिर से पैर तक सुलग उठा, व्यंग्य पूर्वक बोला, लेकिन तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेच जो दिया है। अंधेरे में ललिता शेखर के चेहरे पर आए भावों को न देख सकी, लेकिन शेखर के स्वर का व्यंग्य उसे डस गया। पीछे हटती हुई वह दृढ़ स्वर में बोली, यह झूठ है, मेरे मामा मुझे बेचने की बात तक नहीं सोच सकते।
उन पर झूठे आरोप न लगाओ। उनका दुख दर्द तुम नहीं समझते, लेकिन और लोग तो समझते हैं। वह कुछ क्षण के लिए रुकी और स्वर को कड़ा करके बोली, मामा ने मेरा ब्याह होने से पहले गिरिंद्र बाबू से रुपए लिए थे। मुझे बेचने का अधिकार मामा को है ही नहीं, यह अधिकार केवल तुम ही को है, और अगर तुम चाहो तो रुपए देने के डर से बचने के लिए मुझे बेच सकती हो। वह बात समाप्त कर शेखर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना और शेखर की ओर देखे बिना जल्दी से वहां से निकल गई। प्रकाश बुक्स ने परिणीता को नए कलेवर और नए गेटअप के साथ अनुपम आयोजन के अंतर्गत फिंगरप्रिंट हिंदी में प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार हमने उस प्रसंग को पढ़ा और जाना। प्रकाश बुक्स ने परिणीता को नए कलेवर और नए गेटअप के साथ परिणीता एवं शरतचंद्र के अन्य उपन्यासों के साथ ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र प्रेमचंद, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, खलील जिब्रान, महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, डेल कार्नेगी, जोसेफ मर्फी, नेपोलियन हिल, शेक्सपियर आदि को भी फिंगरप्रिंट हिंदी के अंतर्गत प्रकाश बुक्स ने प्रकाशित करने का आयोजन किया है। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमें कि पुस्तक परिणीता एवं प्रकाश बुक्स द्वारा फिंगरप्रिंट हिंदी में प्रकाशित अन्य सभी पुस्तकें आपके लिए रोचक, रोमांचक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगी। यह अनुवादक जो है M.I. राजस्वी जी, वो अपना विचार प्रकट करते हैं। आइए अब हम जानते हैं शरतचंद्र जी के बारे में कि उनका क्या है साहित्यिक क्षेत्र में योगदान। भारत के वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय और सर्वाधिक अनुदित लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। यानी शरतचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 1876 इसमें पश्चिम बंगाल के हुगली में देवानंदपुर ग्राम में। उनके पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय, यानी इसके बारे में विवरण भी वो प्रस्तुत करते हैं, और माता का नाम भुवन मोहिनी था। 5 वर्ष की आयु में उनका दाखिला देवानंदपुर की प्यारी पंडित की पाठशाला में करा दिया गया। इस पाठशाला में धीरू नामक बालिका से शरतचंद्र जी की प्रगाढ़ मित्रता हो गई। यद्यपि शरतचंद्र बहुत अधिक समय तक पाठशाला में नहीं रह सके, तथापि धीरू की मधुर स्मृति ने उनके मानस पटल पर लंबे समय तक अधिकार जमाए रखा। बाल्यकाल की संगिनी ने अपने कथा साहित्य का आधार बनाते हुए उन्होंने देवदास की पारो, श्रीकांत की राजलक्ष्मी और बड़ी दीदी की माधवी के रूप में अमर कर दिया। आप लोगों ने अगर देवदास फिल्म देखी हो तो वह देवदास फिल्म भी शरतचंद्र जी के ही जो उपन्यास हैं देवदास, उस पर आधारित है। भागलपुर में उनकी क्या थी? ननिहाल थी। तो इस प्रकार से विवरण भी वे प्रस्तुत करते चलते हैं। सन 1883 में शरतचंद्र को भागलपुर के दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति वाली क्लास में प्रवेश दिलाया गया। सन 1894 में उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद होने वाले सार्वजनिक एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी बीच उनकी साहित्य साधना का सूत्रपात हो चुका था। तो ये सब उनके बारे में सामान्य परिचय है। जानने योग्य बातें हैं उनके। चलिए उपन्यासिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन 1902 में शरतचंद्र अपने मामा लालमोहन गंगोपाध्याय के पास कलकत्ता यानी में चले गए। उसके पीछे भी उनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं ऐसी घटी जो उनको नई प्रकार की गति प्रदान की। उसके बाद में मामा के यहाँ रहते उन्होंने हिंदी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। इस कार्य के पारिश्रमिक स्वरूप उन्हें प्रतिमाह 30 रुपये मिलते थे। इसी बीच उन्होंने कुंतलीन कहानी प्रतियोगिता के लिए मंदिर नामक कहानी भेजी, जिसमें उन्हें विजेता घोषित किया गया। कलकत्ता में अपने मामा के पास लगभग 6 माह तक रहने के बाद शरतचंद्र जनवरी 1903 में रंगून यानी यांगून चले गए। वहाँ उनके दूर के एक रिश्तेदार वकील अघोरनाथ चट्टोपाध्याय रहते थे। अघोरनाथ के प्रयासों से उन्हें बर्मा रेलवे ऑडिट ऑफिस में अस्थायी तौर पर नौकरी मिल गई। यहाँ 2 वर्ष नौकरी करने के बाद शरतचंद्र पेगू चले गए। इसके बाद अप्रैल 1906 में शरतचंद्र को बर्मा के PWA ऑफिस के डिप्टी एग्जामिनर मणिंद्रनाथ मित्र की सहायता से उनके ही ऑफिस में नौकरी करने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें 10 वर्ष तक नौकरी करने के साथ ही साहित्य सेवा का उनका क्रम लगातार जारी रहा। उसके बाद में रंगून में ही शरतचंद्र का विवाह हुआ। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना ही कही जाएगी। उनके 2 विवाह हुए, लेकिन सामान्यतः उन्हें अविवाहित ही समझा जाता रहा।
अक्टूबर 1912 में शरदचंद रंगून से 1 माह के अवकाश पर घर आए तो यमुना के संपादक फणींद्रनाथ पाल ने पत्रिका के लिए एक लेख अथवा कथा भेजने का आग्रह किया। उन्होंने रंगून लौटकर रामेण सुमति नामक कहानी भेजी, जो बाद में यमुना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद सन 1913 में फणींद्रनाथ पाल ने उनका उपन्यास बड़ी दीदी प्रकाशित किया। यही शरदचंद का प्रथम उपन्यास है जो पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ। शरदचंद के प्रमुख उपन्यासों में बड़ी दीदी 1913, विराज बहू 1914, परिणीता 1914, चंद्रनाथ 1916 ये सब प्रकाशन वर्ष हैं, प्रथम प्रकाशन वर्ष। देवदास 1917, चरित्रहीन 1917, श्रीकांत 1917, दत्ता 1918, गृहदा 1920, लेन देन 1923 ये बांग्ला उपन्यास हैं, हिंदी में वर्जन इसका है। नवविधान 1924, विप्रदास 1935, शुभदा 1938 और शेष प्रश्न 1939 हैं। उनके नाटकों में षोडशी 1914, रमा 1928, विजया 1935, कहानियों में रामेण सुमति 1914, दर्पचूर्ण 1915, हरिलक्ष्मी 1926 और सती 1936 है। इसके अतिरिक्त निबंध और अनेक प्रकार के लेख भी लिखे हैं। शरदचंद के उपन्यासों एवं कहानियों के आधार पर समय समय पर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। उनके उपन्यास देवदास पर सन 1936 में जो है 1936 में 1955 और 2002 में सफल हिंदी फिल्में बनी हैं। देवदास को अभी तक कुल मिलाकर 16 संस्करणों में बनाया जा चुका है। सन 1953 और 2005 में परिणीता, सन 1967 में मंजली दीदी और सन 1969 में बड़ी दीदी आदि सफल कहानियां उनके उपन्यासों पर बनाई जा चुकी हैं। सन 1976 में दत्ता उपन्यास के आधार पर बांग्ला भाषा में बनाई गई फिल्म में सुचित्रा सेना और सौमित्र चटर्जी ने अभिनय किया। सन 1980 में उनके उपन्यासों के आधार पर बनी फिल्मों निष्कृति और अपना पराया में अभिनेता अमोल पालेकर ने मुख्य भूमिका निभाई और उनकी कृतियों पर आधारित बनी फिल्म मंजली दीदी 1967 और स्वामी 1977 को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। शरदचंद की रचनाओं के आधार पर हिंदी और बांग्ला भाषा के अलावा भी कई अन्य भाषाओं में अनेक फिल्में बन चुकी हैं। व्यथित नारी शरदचंद का साहित्य बंगाली समाज के माध्यम से विश्व समाज की व्यथा कथा को प्रस्तुत करता है, यानी कैसे बंगाली समाज के माध्यम से पूरे विश्व के बारे में हम जानते हैं। समाज में नारी की पीड़ा, प्रताड़ना और लांछना को शरदचंद प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान जैसे मार्मिक संवेदनाओं से परिपूर्ण करके जब पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आधी दुनिया के सामने एक नया सच सामने आता है। यही उनकी वैश्विक लोकप्रियता का गहनतम रहस्य है। व्यथित नारी और पीड़ित जन को लेकर कथा सार रचने वाले शरदचंद बंगाल की भाषा एवं सीमा पार कर विश्व भर में लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने उनके जीवन पर आधारित पुस्तक आवारा मसीहा की रचना की। इसे शरदचंद की प्रामाणिक जीवनी माना जाता है। सामाजिक क्रांति के उद्घोषक और विश्व साहित्यकार शरदचंद चट्टोपाध्याय 16 जनवरी 1938 को इस असार संसार से विदा हो गए। यद्यपि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, तथापि फिर भी उनके जो विपुल लोकप्रिय साहित्य के कारण वे सदैव समाज में विद्यमान रहेंगे, उनकी उपस्थिति बनी रहेगी। आइए इसके प्रथम भाग को पढ़ते हैं। पहला जो है इसमें, गुरुचरण बाबू को जैसे ही यह समाचार मिला कि उनकी पत्नी के ने बिना किसी विघ्न या बाधा के 5वीं कन्या को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, यह सुनते ही उनका चेहरा म्लान, रक्तहीन और निस्तेज हो गया। शक्ति बाण लगने पर रामायण के लक्ष्मण का चेहरा भी शायद इस प्रकार न मुरझाया हो जिस प्रकार इस समय गुरुचरण बाबू का चेहरा मुरझाया हुआ था। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति की इच्छा तब के समय में, आज के समय भी कमोबेश यही है, बनी रहती है। तो लगातार 5 कन्याएं हुई और इसमें भी पुत्री का जन्म होता है। तो वो थोड़ा सा तो नहीं, पुस्तक के माध्यम से बड़े ही निराश होते हैं। गुरुचरण बाबू एक बैंक में साधारण क्लर्क हैं। वेतन है 60 रुपये तब के समय में। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनका शरीर कैसा होगा। किराए पर चलने वाले तांगे के मरियल घोड़े जैसे, उतने ही दुबले पतले, उतने ही दयनीय और चाबुक खाने के लिए सदैव तत्पर। इसके बावजूद यह महाभयंकर शुभ संवाद उनके
तन मन पर जो कोड़ा पड़ा उससे वे स्तब्ध हो गए। तो उनका कैसे बिंब उपस्थित करते हैं, उसका कैसे चित्रण करते हैं हम समझ सकते हैं। गुरुचरण के हाथ में ली हुई हुक्के की नाली हाथ में ही रह गई, उसे मुंह तक लाने और एक कश खींचने तक की शक्ति उनके अंदर नहीं रही। वे इस तरह धम से नीचे बैठ गए जैसे उनके अंदर की सारी शक्ति निकल गई हो और स्तब्ध से वहीं पड़े रहे। यह शुभ संवाद लाई थी उनकी तीसरी कन्या अन्नाकल्ली, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। शुभ संवाद देने के बाद वह अपने पिता से बोली, बाबूजी चलो न अंदर, देख तो लो माँ और गुड़िया को, यानी छोटी बेटी को। गुरुचरण ने दृष्टि ऊपर की, अन्नाकली को देखा और तब फिर शक्ति बटोरते हुए उससे बोले, एक गिलास पानी तो ले आ बिटिया, मैं पहले पानी पीऊंगा। अन्नाकली अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखती हुई धीरे धीरे अंदर की ओर चली गई। गुरुचरण उसी तरह बैठ गए। बैठे बैठे इस कन्या शिशु के जन्म के समय में होने वाले खर्चों के संबंध में सोचने लगे। यानी जब हम ऐसी बात करते हैं तो समाज की संरचना के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तब किस कारण से बोझ के रूप में जो है उस समय थी बेटियां, आज के समय में कमोवेश हम देख सकते हैं। तो अगले महीने नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर गुरुचरण को अपनी बीच वाली बेटी के घर नए कपड़े, फल और मिठाई भेजनी है। कल देर रात तक उसके बाद में उसी तरह अनेक चिंताओं की भीड़ गुरुचरण के दिमाग में आने लगी है। उन्हें ध्यान आया पिछले वर्ष अपनी दूसरी बेटी का विवाह करते समय उन्हें बहु बाजार का यह अपना 2 मंजिला पैतृक मकान गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। पिछले 6 महीनों से वे सूद की एक भी किस्त नहीं चुका सके हैं। उसके बाद आज दिन के 12 बजे तक उससे मिलाना है और डेबिट क्रेडिट एक करना है। कल ही उनके बड़े साहिब ने ऑर्डर जारी किया है कि दफ्तर में कोई मैले कपड़े पहनकर नहीं आएगा और जिसके कपड़े मैले पाए जाएंगे उस पर जुर्माना होगा। इधर हाल यह है कि घर के आधे कपड़े लेकर धोबी पिछले हफ्ते से गायब है, यानी वो साफ होकर अभी नहीं आया है। तो इस प्रकार चर्चा करते हैं। गुरुचरण को लगा वह और अधिक देर बैठ नहीं सकेंगे। हुक्के की नली एक और रखकर वे दरी पर लेट गए और मन ही मन भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इस कलकत्ता शहर में हर रोज न जाने कितने आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। तुम्हारी दृष्टि में क्या वे लोग मुझसे भी बड़े पापी और अपराधी हैं? हे दयालु भगवान, मुझ पर दया कर एक बड़ी सी गाड़ी मेरी छाती के ऊपर से भी निकाल दे। तो आदमी कितना व्यथित हो जाता है, कितना निराशा के भाव में चला जाता है और निराशा के भाव में ही ये विचार व्यक्त करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतना जो है कमज़ोर थी कि वो भरण पोषण करने में भी सकुशल नहीं थे और ऊपर से बेटियों का ब्याह करना जो है इसमें एक और जो है उनको एक बाधा उत्पन्न हो रही थी, कई प्रकार की समस्याओं का, यहाँ तक कि घर जो है और अन्य सामान को भी गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे भरपाई नहीं कर पाते हैं। अन्नाकाली पानी लेकर आई और अपने पिता से बोली, लो बाबूजी उठो और पानी पी लो। गुरुचरण किसी तरह उठे, लड़की से पानी लिया और एक ही सांस में उसे गले से नीचे उतारकर अन्नाकाली से बोले, ले बेटी गिलास ले जा। उसके बाद में अन्नाकाली के जाते हैं कि चिंताग्रस्त गुरुचरण फिर वहीं लेट गए। कुछ देर बाद फिर उनकी भांजी ललिता हाथ में चाय का कप लेकर आई और गुरुचरण से बोली, मामा जी आपके लिए चाय लाई हूँ, उठिए चाय लीजिए। तो वो आती है। साहस कर गुरुचरण फिर उठे। ललिता जो कि इस उपन्यास की नायिका है, ये ललिता के शांत चेहरों को देखते हैं जैसे उनके मन की सारी अशांति और उथल पुथल समाप्त हो गई। बहुत प्यार से बोले, तू रात भर जागी है ना बेटी, आ मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठ। ललिता मुस्कराई, फिर मामा के पास आकर बैठती हुई बोली, आप परेशान दिख रहे हैं मामा जी, मैं पूरी रात नहीं जागी हूँ, बस थोड़ी देर ही जागना पड़ा है मुझे। घर गृहस्थी के भार से लदे हुए कम उम्र में ही बूढ़े दिखने वाले अपने मामा की तकलीफ इस घर में ललिता से ज़्यादा कोई नहीं जानता। गुरुचरण की बेटियां भी नहीं, गुरुचरण भी यह बात जानते हैं। फीकी मुस्कुराहट से बोले, तू बैठ मेरे पास। ललिता छोटी बच्ची की तरह अपने मामा के पास बैठ गई। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, अपनी राजदुलारी बिटिया को अगर किसी योग्य राजकुमार को सौंप पाता तो मन को यह संतोष हो जाता कि जीवन में एक बढ़िया काम तो किया। ललिता ने सिर झुका लिया। तो इस प्रकार से यह कहानी प्रारंभ होता है और आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है कहानी एक नया मोड़ लेता हुआ आगे जो है नई गति को प्राप्त करता है। अब आइए एक प्रसंग के बारे में हम जिक्र करते हैं, जिस प्रसंग में
जो है किशोर और ललिता का मिलन होता है, उस मिलन को हम देखते हैं। तो अब शेखर के बारे में। शेखर सरकारी वकील है। उसके पिता श्री नवीन चंद्र गुड़ का व्यापार करते थे। गुड़ से लाखों रुपए कमाने के बाद उन्होंने व्यापार छोड़ दिया है और घर में रहकर अपना काम धाम देखते हैं। नवीन चंद्र का बड़ा लड़का अविनाश वकालत करता है। उनका परिवार मज़े में है। पैतृक मकान 3 मंजिला है और मोहल्ले का सबसे ऊंचा और बड़ा मकान है, और ललिता का घर भी उसके नज़दीक पड़ता है। शेखर की मांझी को यह बात नहीं जची। शेखर लगभग 26 वर्ष का है और बहुत दिनों से श्याम बाजार। तो प्रथम प्रसंग के बारे में हमने जाना। तो शेखर खुशमिजाज नवयुवक है, खुशनुमा जीवन जीने में रुचि रखता है। अपने तिमंजिलों को खूब सजा कर रखा है। अच्छी किताबें, कपड़े, चित्र, कालीन, पर्दे उसके कमरे में सुशोभित हैं। उस दिन तय हुआ कि शेखर श्याम बाजार वाली लड़की देखने जाएगा। तीसरे पर अपने कमरे के आदमकद आईने के सामने खड़ा हुआ तैयार कर रहा था कि छत के रास्ते से ललिता उसके कमरे में आ गई। कुछ देर ललिता चुप कमरे में खड़ी रही और शेखर को कंघी पट्टी करते हुए ध्यान से देखती रही। फिर हंसते हुए बोली, होने वाली पत्नी देखने जा रहे हो? शेखर ने मुड़कर ललिता को देखा और बहुत ही सहज भाव से कहा, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे ठीक तरह सजा दो ना, तुम्हारे आने से मुझे इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए। देखो इतनी अच्छी तरह सजा दो जिससे मैं लड़की को पसंद आ जाऊं। ललिता हंसने लगी और फिर कहने लगी, देखो शेखर दा, यानी उस समय दा बोला जाता है बंगाल में, इस समय तो मुझे तुम्हें सजाने संवारने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ रुपए लेने आई हूँ। वो रुपए वहाँ से लेकर जाती है और इस प्रकार से कहानी आगे भी बढ़ता है और आगे बढ़ता है। जैसा कि जो बेटियों के विवाह में जो गिरिचंद्र बाबू हैं, उनका जो रुपया पैसा है, उनका मकान भी गिरवी रखा जाता है उसी ललित के पिताजी के यहाँ। और अंत में बेचने जैसी नौबत आती है, तब एक गिरिंद्र नामक लड़के की उसमें प्रवेश होता है, जो बिहार से, भागलपुर से इलाके से आया है और बंगाल में पढ़ने के लिए आया है। तब वह उसमें मदद करता है और गलतफहमी में भी यह कि गिरिंद्र से ऐसा न कि ललिता की शादी हो जाए। तो दोनों के बीच में कुछ दिन तक बातचीत भी नहीं होती है। फिर बातचीत प्रारंभ होती है और अंततः जो है उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, यानी परिणीता जो है ललिता है, वह परिणीता बनती है शेखर की, और कहानी जो है आगे बढ़ता है। तो इस कहानी में एक अल्हड़ प्रेम की कहानी को भी दर्शाया गया है। उपन्यास अंत में सुखांत ही समाप्त होता है, जो हम देख सकते हैं कि अलग अलग माध्यमों से भी हम इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। और जब प्रेम के बारे में कहा गया तो एक प्रसंग देखते हैं। क्या आज तक उसने कभी ललिता से कोई आशाजनक बात कही या ललिता को कभी कुछ कहने का अवसर दिया? इस कल्पित डर से कि कहीं ललिता उस रात की बात बताकर उसे सबके सामने नीचा न कर दे, वह ललिता से कतराने लगा था और सारा दोष ललिता के मत्थे मढ़कर सब बातों के लिए उसको दोषी मानकर, यानी उसको दोषी भी मानने लगता है। तो इस तरह से जो है ये आगे भी बढ़ता है। देखते हैं कुछ प्रसंगों को। शेखर पत्र लिखने में बहुत तल्लीन है, तो उसका ध्यान बटाने और उसे चौंकाने के लिए ललिता ने 2 कदम आगे बढ़ाकर बहुत फुर्ती के साथ शेखर के गले में माला डाल दी और वहीं पास रखे हुए टूल पर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर कहा, अन्ना, चूंकि अन्ना छोटी बच्ची थी तो वही उससे हिलमिल रहती थी, और मुंह मोड़कर देखा स्टूल पर ललिता बैठी हुई है। शेखर एकदम उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, यह क्या किया ललिता? ललिता डर गई। वह भी उठ खड़ी हुई और शंकित स्वर में बोली, क्यों, क्या हो गया? तो ये प्रसंग है। और बात समझ में आने के कारण क्षणमात्र में ललिता का चेहरा लाज से सिंदूरी हो उठा। नहीं, कभी नहीं, यानी शेखर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम नहीं जानती क्या हुआ, जाकर अन्ना कली से पूछ आओ, आज की रात गले में वरमाला पहना देने से क्या होता है। तो उस दौरान वो अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी और ये माला जो है वरमाला डाल देती है जो है किसमें, किशोर में। सीढ़ियाँ उतरती हुई ललिता ने शेखर की बात सुनी, किशोर यानी शेखर में। तो इस प्रकार के अनेक प्रसंगों को हम देखते हैं। तो आज हमने एक और प्रसंग,
तो पिछले 5-6 वर्षों से ललिता शेखर के बहुत निकट रही है। आज तक शेखर ने उससे कभी किसी तरह का मजाक नहीं किया था। शेखर इतने गंभीर स्वभाव का था कि वह कभी मजाक करता ही नहीं था। हाँ, डांट फटकार की आशा उससे अवश्य की जा सकती थी। उसी शेखर से आज इतने बड़े मजाक की बात निकलेगी इसकी पिछले 5-6 वर्षों से ललिता शेखर के बहुत निकट रही है। आज तक शेखर ने उससे कभी किसी तरह का मजाक नहीं किया। शेखर इतने गंभीर स्वभाव का था कि वह कभी मजाक करता ही नहीं था। हाँ, डांट फटकार की आशा उससे अवश्य की जा सकती थी। उसी शेखर से आज इतने बड़े मजाक की बात कैसे निकलेगी, इसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शेखर ने जो कुछ कहा था उसका ध्यान कर ललिता बिस्तर पर लेटी लेटी लाज से सिकुड़ने लगी, यानी जब वो शादी का प्रसंग आता है तो उसके बाद में। तो आगे हम देखेंगे इसके कुछ प्रसंगों को। बहुत सी बातें थी, अब जाने दो, उनका सब कुछ तो तुमने सुन ही लिया है। और वो अंत में उनकी शादी भी होती है। और इसमें देखते हैं अंतिम प्रसंग की। हाँ माँ, ललिता ने धीमे स्वर में कहा। जब मैंने गिरिंद्र से कहा कि मेरा विवाह हो चुका है तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने गिरिंद्र से कह दिया कि मेरा ब्याह हो चुका है। मेरे पति मुझे स्वीकार करें या ना करें यह उनकी इच्छा है, लेकिन वे हैं जरूर। भुवनेश्वरी ने प्यार से ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, जरूर है। मैं आशीर्वाद देती हूँ तेरे पति दीर्घजीवी हों। लेकिन ठहर तो बेटी, मैं अविनाश को तो खबर कर रहा हूँ कि शेखर की बहू बदल गई है। भुवनेश्वरी हंसती हुई बड़े लड़के के कमरे की ओर बढ़ गई बताने के लिए। तो यह परिणति को भी प्राप्त करता है, यह कहानी जो परिणीता है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की। तो यह पेशकश आपको कैसी लगी? कुछ संदर्भों में कहानी को हमने एक नया रूप देने का प्रयास किया, यानी बताने का प्रयास किया। आप सभी भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और चूंकि हमारे पास अनेक प्रकार के पुस्तक हैं उपस्थित, तो हमारे पास उतना समय नहीं है। अगर हम उसके सार को भी जान लें, प्रत्येक पुस्तक की भूमिका को, उसके सार को, तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि सार में ही, निष्कर्ष में ही उसकी जो है मूल संवेदना होती है। और यही संवेदना जो है वह हमें एक संवेदनशील मानव मनुष्य बनाने में, यानी मानव से जो मनुष्य बनाने की यात्रा है उसमें मदद करते हैं। तो यह पेशकश, यह पहल, यह कड़ी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स को भी ज़रूर लिखें। आपने पूरे धैर्य से सुना, आपका हृदय से धन्यवाद।